एक बहुत ही पॉपुलर ब्रिटिश बिजनेसमैन कि जिनका नाम है रिचर्ड ब्रेंसन, कि जो वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन के फाउंडर भी हैं, उनका एक बहुत ही फेमस कोट है जो इस तरह से है कि द इजीएस्ट वे टू बिकम अ मिलियनर इज टू स्टार्ट ऑफ एज अ बिलियनर एंड देन एंटर इनटू द एयरलाइन बिजनेस। अब इसका मतलब ये होता है कि मिलियनर होने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप एज अ बिलियनर स्टार्ट करो और उसके बाद फिर एयरलाइन इंडस्ट्री में एंटर हो जाओ, आप ऑटोमेटिक बिलियनर से मिलियनर हो जाओगे। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री की जो मेन क्रिटिकल सिचुएशन है, कुछ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, अगर उनकी बात की जाए तो इस इंडस्ट्री के जो सप्लायर्स हैं, अब इनमें मेन सप्लायर्स कौन होंगे? एक तो एरोप्लेन मैन्युफैक्चरर और दूसरा फ्यूल सप्लायर। अब ये काफी कम है, गिने चुने ही है, इसलिए यहाँ पे ओलिगोपोली सेट है इनकी। तो इस वजह से इनके पास जो है वो बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा आ जाता है। दूसरा एक बड़ा रीजन ये है कि एयरलाइन इंडस्ट्री में कोई डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं है। आफ्टर ऑल है तो सब प्लेन सी, फिर कोई भी इंडस्ट्री मतलब कोई भी कंपनी हो, फिर वो अकासा एयरलाइन हो कि इंडिगो हो या फिर जेट एयरवेज हो, कोई भी कंपनी हो, यहाँ पे कोई डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं है। और इंडिया की जहां तक बात की जाए तो जो इंडियन कस्टमर्स हैं वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सिर्फ प्राइस कॉन्शियस है, जो डोमेस्टिक एयरलाइन में खास करके यही चीज ज्यादा मैटर करती है। तीसरा बड़ा रीजन ये है कि ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। इस इंडस्ट्री में कैपिटल की, रनिंग बिजनेस में कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक सिंगल फ्लाइट जब तक ऑलमोस्ट 80% तक अगर फुल नहीं हो जाता तब तक वो ब्रेक इवन तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसके बाद भी उसमें कस्टमर्स आते हैं, उसके बाद उनका प्रॉफिट जो है वो स्टार्ट होता है। देखा जाए तो इस इंडस्ट्री का जो मेन इक्विपमेंट है वो क्या होगा? वो एरोप्लेन है, ठीक है। तो एरोप्लेन की जो इनिशियल परचेसिंग से लेकर के फर्दर मेंटेनेंस तक सब कुछ बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही महंगा होता है। और दूसरा बड़ा रीजन ये है कि बाकी की जो इंडस्ट्रीज है वहां पे होता है ये, जो वर्कफोर्स होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो अपने स्टार्टिंग के दौर से ही काम स्टार्ट कर सकते हैं, एज अ प्रैक्टिस तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। और धीरे धीरे जिस तरह से उसमें एक्सपर्टाइज आती जाती है, फिर उस हिसाब से आगे के जो वेजेस हैं और आगे की जो फर्दर प्रोसेस है वो बढ़ती रहती है। लेकिन एयरलाइन इंडस्ट्री में ऑलरेडी वैसे जो पायलट्स होते हैं उनको पहले से ही वेल एफिशिएंट, वेल नोन और बहुत ही एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री में ये चीज तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप उड़ाना स्टार्ट तो करो, धीरे धीरे सीख जाओगे, ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो एम्प्लॉय का जो ट्रेनिंग का कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है। इसके बाद का रीजन जो ये है कि फ्यूल प्राइस इसमें, अब एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो मैक्सिमम लेवल पे सिर्फ फ्यूल पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर फ्यूल प्राइस में जरा सा भी फ्लक्चुएशन आता है तो इनका रेवेन्यू है जो अच्छा खासा बढ़ जाता है या अच्छा खासा कम भी हो जाता है। उसके बाद फिर टेररिज्म, बाद में मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स या कंट्री की पॉलिसीज बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है इस इंडस्ट्री को। अभी लेटेस्ट अभी आपने पेंडेमिक्स का एग्जाम्पल देखा ही होगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा रीजन है कि एक सिंगल फ्लाइट मतलब एक छोटी एयरलाइन इंडस्ट्री को, एक छोटी एयरलाइन कंपनी को इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। क्योंकि जो एयरलाइन सिर्फ 10, 15 या 20 एयरक्राफ्ट पे डिपेंडेंट है तो उस पर एक सिंगल एयरक्राफ्ट पे टोटल रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा हिस्सा डिपेंडेंट हो जाता है। अब ऐसे केस में अगर सिंगल प्लेन पे मान लो किसी तरह की कोई टेक्निकल खराबी आ जाती है, या तो फिर इस टाइम स्लॉट का कोई दूसरे कॉम्पिटिटर, कोई दूसरी एयरलाइन का कोई एयरक्राफ्ट एट्रैक्टिव स्कीम्स के जरिए इसकी जगह ले लेता है, या तो फिर जिस डेस्टिनेशन के लिए इस फ्लाइट को अपॉइंट किया गया है, अगर मान लो उस डेस्टिनेशन पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है या फिर वहां उस डेस्टिनेशन की सारी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया जाता है, तो ऐसे केसेस में भी एयरलाइन इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो जाता है। और अब यहाँ पे कमाल की बात यह है कि इतनी नॉन फॉरगिविंग और रूथलेस इंडस्ट्री होने के बावजूद भी इंडिया की एक ऐसी एयरलाइन जो मोस्ट प्रॉफिटेबल, मोस्ट सक्सेसफुल, लार्जेस्ट और इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन कंपनी है जिसका नाम है इंटरग्लोब एविएशन, अगर शॉर्ट में गए तो इंडिगो। तो इसका स्पार्क जो है, इसकी जो स्टार्टिंग है वो कहां से हुई थी? तो 2006 में राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल, राहुल भाटिया और उनके जो को फाउंडर है राकेश गंगवाल, उन्होंने एयरलाइन की, वैसे इस एयरलाइन की स्टार्टिंग की थी। बड़ी बात यह है कि इंडिया की जो सारी एयरलाइंस है, मतलब जिसमें अकासा एयरलाइन, जेट एयरवेज, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, सबको एक तरफ कर लो और इंडिगो को एक तरफ, फिर भी इंडिगो का जो पलड़ा है वो भारी है। क्योंकि इंडिगो का जो टोटल मार्केट शेयर है इंडिया में वो 50% से भी ज्यादा का है और इनकी अचीवमेंट्स जो है वो यहीं खत्म नहीं होती, पूरे एशिया में ये 4th लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी है। तो इंडिया में जहाँ एक तरफ जो मैक्सिमम एयरलाइंस है इंडिया का हो या पूरे वर्ल्ड में जो मैक्सिमम एयरलाइन है, जैसे किंगफिशर और जेट एयरवेज ने तो अपना बिजनेस क्लोज कर दिया था, लेकिन जो इंडिया के बड़े बिजनेसमैन है रतन टाटा, उनकी जो एयरलाइन है एयर इंडिया, वो भी कंटिन्यूसली लॉस फेस कर रही है। वहीं पे जो इंडिगो है वो एक अरसे से, मतलब काफी सालों से कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। इसलिए इंडिगो एयरलाइंस ही ऐसी कंपनी है कि जिसके जो मैक्सिमम जो एयरक्राफ्ट हैं वो ऑलमोस्ट 24 घंटे में से 12 घंटे हवा में ही रहते हैं। इतनी सक्सेसफुल एयरलाइन के पीछे जो इनके मेन रीजन है उसमें से 2 रीजन ये है कि पहला रीजन ये है कि इनकी जो टिकट प्राइस है वो बहुत ही कम रहती है, वेरी लो टिकट प्राइस है इनकी।
अब इसके पीछे कई सारे रीजन है, क्योंकि इनका जो मेन फोकस है वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में रहता है कि फ्लाइट की सिंप्लिसिटी कितनी ज्यादा रह सके। किसी भी तरह की एक्स्ट्रा फैसिलिटीज को ये फ्री में ऑफर नहीं करते, यहाँ तक कि एयर इंडिया की तरह ये फ्री में मील भी सर्व नहीं करते हैं। इंडिगो की एयरलाइन में सिर्फ इकोनॉमी क्लास होता है, बिजनेस क्लास अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए ये ज्यादा से ज्यादा स्पेस बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अप्रोच कर पाते हैं। इसके अलावा भी इनके रनिंग फ्लाइट के 2 रूल्स हैं कि इनका जो शॉर्ट हाउल टाइम ड्यूरेशन, इसका मतलब ये होता है कि इनकी एक सिंगल फ्लाइट सिर्फ 30 मिनट से लेकर के 3 घंटे तक की होती है। और दूसरा जो रीजन है वो ये है कि पॉइंट टू पॉइंट रूट स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग लोकेशन से लेकर के सीधा एंड लोकेशन तक ही पहुंचना होता है, बीच में किसी तरह का भी मिडल इंटरप्शन या तो फिर वाया रूट को डाइवर्ट करने का कोई यहाँ पे सीन नहीं होता है। इंडिगो के जो को फाउंडर है राहुल भाटिया, उन्होंने तो यहाँ तक की एक कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया है कि उनका जो कंपटीशन है वो बाकी की एयरलाइन कंपनी से नहीं है, उनका जो कंपटीशन है वो बस और ट्रेन के साथ ज्यादा है। इंडिगो का जो दूसरा सबसे बड़ा पिलर है वो ये है कि इनकी जो फ्लाइट्स रहती है वो हमेशा ऑन टाइम रहती हैं। इन्होंने अपनी एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को इस तरह से रूल किया, इस तरह से रेगुलेट किया हुआ है कि फ्लाइट्स कभी डिले नहीं होती, हमेशा ऑन टाइम अराइवल और ऑन टाइम ही डिपार्चर रहता है। इसीलिए जो बड़े बड़े बिजनेस ट्रैवलर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी बिजनेस डील को क्रैक करने के लिए जाते हैं या तो फिर सेमिनार्स को, प्रोग्राम्स को अटेंड करने के लिए जाते हैं, वो भी इंडिगो की इकोनॉमी फ्लाइट को अटेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि इसीलिए, सिर्फ क्योंकि ये हमेशा ऑन टाइम रहता है। अब इंडिगो का तीसरा बड़ा पिलर कि जिसकी वजह से इंडिगो आज इतनी सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल कंपनी है, उनका एक ग्रेटफुल मॉडल कि जिसका नाम है सेल्स एंड लीजबैक मॉडल। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग इंडिगो बल्क में बहुत सारे प्लेन्स एक साथ खरीदते हैं और उसके बाद इन प्लेन्स को एयरप्लेन लीजिंग कंपनीज जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी बैंक्स होती हैं, उनको सेल कर देते हैं और उसके बाद वो इन प्लेन्स को फिर से लीज पर बाय करते हैं, जो एनुअली बाद में लीज उनको पे करते हैं। और इस तरह से पर प्लेन इंडिगो 5 से 10 मिलियन का प्रॉफिट कर लेती है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं जो इंडिगो को मिलते हैं। पहला ये है कि अपना कैश रिजर्व कर पाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिगो जो है वो बल्क में प्लेन खरीदते हैं लेकिन आगे सेल कर देते हैं, इसीलिए जो पेमेंट है वो अब ये कंपनी इनको करेगी। तो इंडिगो का जो कैश है वो शॉर्ट टर्म के लिए रिजर्व हो पाता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि इनकी जो बैलेंस शीट है वो हमेशा डेट फ्री रह पाती है, क्योंकि पेमेंट जो है वो डायरेक्टली इंडिगो को नहीं करना है और इसीलिए जो आगे के जो फर्दर फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिवली मेंटेन रह पाते हैं। तीसरा बड़ा रीजन ये है कि इंडिगो का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट होता है, वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी ये एग्रीमेंट करा के रखते हैं लेसर कंपनी के पास से कि इन्होंने सिर्फ 6-7 साल के लिए लीज पर प्लेन लिया हुआ है और इसीलिए जो 6-7 साल बाद आने वाला जो मेंटेनेंस होता है, जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट होता है, वो इंडिगो को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है। इसी स्ट्रेटेजीज की वजह से जो इंडिगो का जो टोटल प्रॉफिट है उसमें काफी बढ़ावा हो जाता है। इसके अलावा भी इंडिगो के जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है वो काफी एफिशिएंट और प्रोडक्टिव है। जैसे इंडिगो में एक रूल चलता है कि डिफाइनिंग वर्क फॉर एवरी मिनट, मतलब इंडिगो में हर मिनट के लिए कोई ना कोई काम किसी ना किसी एम्प्लॉयज के लिए क्लियरली डिफाइंड रहता है। वो बात चाहे फ्लाइट अराइवल की हो या फ्लाइट डिपार्चर की। इससे फायदा क्या होता है, हर इंडिविजुअल के लिए उसका जो काम है वो ऑलरेडी स्पेसिफाई हो जाता है, जिससे कि ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी वो काफी बढ़ जाती है। और इसी वजह से इंडिगो का जो टर्न अराउंड टाइम है, जो ऑन ग्राउंड एफिशिएंसी है, वो 20 मिनट्स के अराउंड है, जो कि पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। एयरलाइन इंडस्ट्री में जो प्री फ्लाइट जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो तो हर एयरलाइन कंपनी करती है, लेकिन इंडिगो के केस में वो पोस्ट फ्लाइट इंस्ट्रक्शंस को भी अलाउ करते हैं ताकि जो फर्दर इंप्रूवमेंट्स है वो लाए जा सके, कि जिसे काइजन अप्रोच भी कहते हैं।